यहाँ का तरीका क्या है? जोहार ऐसे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जोहार सर, ऐसे। तो जोहार झारखंड, जोहार रांची और जोहार बच्चा पार्टी, है ना। जोहार का सही मतलब वो नमस्कार, है ना। हाँ, आज सिर्फ मिलने का ही पर्पज है, कोई और पर्पज नहीं है। सिर्फ इतना है कि एक बार बच्चों से मिला जाए, ठीक है। आपकी रील बनाने के लायक तो हो गया रिकॉर्डिंग। अब अगर आप इसको बंद कर लेंगे तो मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबली बात कर पाऊंगा आपके साथ। आप पूरा रिकॉर्ड करेंगे? इतनी है मेमोरी आपके? इतनी मेमोरी है आप लोगों के फोन में? ये देखो स्टाइल, देखो पूरा 360 डिग्री में इन्होंने सेल्फी आ गई। उससे मैं और आप और बाकी सब लोग भी होंगे बहुत सारे। इन सबको हटा देना एआई की मदद से। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप लोग बुनियादी रूप से रांची से ही हैं या झारखंड के बाकी इलाकों से हैं? और ऐसे कितने बच्चे जो झारखंड के बाहर से हैं? ऐसे भी हैं? अच्छा, कहाँ से हैं आप? अच्छा, आप झारखंड से ही हैं। आपने गलती से हाथ खड़ा कर दिया है ना। आपके चेहरे का भाव बता रहा है कि ये तो अब तो मैं फंस गई हाथ खड़ा करने के बाद, अब मैं क्या करूं। अच्छा, फिर से सुनिए। जो बच्चे झारखंड से नहीं हैं, झारखंड के बाहर से हैं, वो कौन कौन है? हाँ, आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में कहाँ से? बर्धमान तो यहाँ से बॉर्डर ही है ना। अगर आप जाएंगे पश्चिम बंगाल तो मतलब एंट्री वहीं से करेंगे ना। हाँ। और कौन कौन थे? हाँ, आप कहाँ से हैं? पटना से हैं। क्या बात है। आप? भागलपुर से हैं आप। अच्छा अच्छा। मतलब जनरली बिहार से कुछ बच्चे हैं, एक पश्चिम बंगाल से हैं। कोई ऐसा बच्चा जो पश्चिम बंगाल और बिहार से भी ना हो? आप कहाँ से हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ से। उठो 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 तो सही भाई, उठो तो। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? कहाँ से? रामानुगंज। ये जिला है या जिले का भाग है? हाँ, तो जिला कौन सा है? कौन सा? हाँ, सरगुजा। तो ऐसे बोलो ना। अब गांव का नाम बोलेंगे तो कैसे मैं पहचान पाऊंगा? जिले का नाम बोलना चाहिए। ऐसे कोई पूछे, जैसे भारत के बाहर जाए को पूछे कहाँ से हो, आप कहे सरगुजा, तो वहां बोलना भारत, है ना। भारत में कहीं जाए तो क्या बोलना? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पूछे तो जिला, जिले के अंदर पूछे तो लोग का नाम बताना है, ठीक है। चलिए, तो मुझे बहुत खुशी है। मैं भौतिक रूप से झारखंड में पहली बार आया हूं। मानसिक रूप से तो मेरी कई यात्राएं होती रही हैं पहले। भौतिक और दैहिक रूप से पहली बार आया हूं। आप लोगों का जनरल मीडियम हिंदी है या अंग्रेजी है ज्यादा? अच्छा, जिनका इंग्लिश मीडियम होगा उनका भी खाली लिखने का इंग्लिश होगा एग्जाम में, बाकी तो हिंदी में बात करते होंगे। हमने देखा है कि दिल्ली के बाहर जहाँ जहाँ हमारे सेंटर से, वहाँ इंग्लिश मीडियम का मतलब होता है कि समझाओ हिंदी में, लिखवाओ इंग्लिश में। खबरदार जो इंग्लिश बोले तो उनको इंग्लिश मीडियम से इतना ही मतलब है कि लिखवा इंग्लिश में देना, समझा हिंदी में दो हमको। क्योंकि हमें समझ में आती हिंदी, बोलने में मजा आता है हिंदी, लिखते इंग्लिश में है। वो हमने बचपन से सीख लिया है ना। तो आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी 18 साल से कम है? ऐसे बच्चे कम हैं, अच्छी बात। क्योंकि आजकल कभी कभी मैं कहीं जाता हूँ तो, मैं भी 4 दिन पहले जयपुर में था, वहाँ एक RAS का बैच था। हैं? आप 16.5 साल की हैं, उसमें थे। आपको कैसे पता? नहीं, वो पुरानी बात है, वो तो 4 साल पहले की है। मैं 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, है ना। वो बच्ची आई नहीं थी, लाई गई थी भाई। लखनऊ में एक दीदी आई थी, अपनी बच्ची 3 साल की लेके आ गई थी कि बोली बड़ी होके IAS बनेगी। मैंने कहा अभी तो खेलने दो उसको, अभी क्यों। खैर, वो तो इसे लाई थी कि बच्ची को कहाँ छोड़ें, तो साथ में बच्ची भी आ गई थी। तो मैं भी 4 दिन पहले जयपुर में एक बैच पे गया, तो वहाँ लगभग आधे बच्चे, 300 बच्चे थे लगभग, करीब 150 बच्चों की उम्र वहाँ 17 साल से कम थी। तो वहाँ एक नया ट्रेंड है कि 12वीं क्लास के तुरंत बाद बच्चे ग्रेजुएशन प्लस साथ साथ RAS की तैयारी करते हैं। IAS की नहीं, RAS की।
जो वहाँ का PCS है, पब्लिक सर्विस कमीशन वाला एग्जाम है, उसकी तैयारी करते हैं। दूसरा, आप लोगों की बैकग्राउंड सामान्यतः साइंस की है, कॉमर्स की है या ह्यूमैनिटीज की है, ये मैं जानना चाहता हूँ। कितने बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं? ठीक है। और कॉमर्स से? ठीक है। और ह्यूमैनिटीज से, आर्ट से मतलब? तो साइंस नंबर 1 पे है, लगभग टक्कर देता हुआ आर्ट से। और कॉमर्स जैसे देश में बहुत पीछे चल रहा है, वैसे यहाँ भी काफी पीछे चल रहा है ना। कॉमर्स को लेके भी लोगों में रुझान थोड़ा कम है, हालांकि होना चाहिए। कॉमर्स बहुत बढ़िया फील्ड है, बहुत ही बढ़िया फील्ड है। हाँ, जैसे CA एक बड़ा अच्छा, आजकल तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर वो CA का रास्ता सोचे तो बहुत अच्छा रास्ता है। और इंटरेस्टिंग बात है, उसके लिए कॉमर्स की पढ़ाई पहले की जरूरी भी नहीं है, मतलब की है तो अच्छा रहता है, लेकिन अनिवार्य नहीं होता है। पहले क्या था कि एक साल में करीब 10,000 बच्चे CA बनते थे। पिछले 1-2 साल से भारत सरकार ने उसमें थोड़ा सा इनपुट बढ़ाया है और अब 30,000 बच्चे CA बनते हैं एक साल में। और CA बहुत ही सेफ करियर है। तो आजकल मैं बच्चों से बोलता हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों से, कि हड़बड़ी मत करो, जल्दी से 3 साल लग के अपना BCom करो, साथ में CA भी निपटा दो। एक आध साल एक्स्ट्रा लगे तो भी करो, CA खत्म करो। कम से कम एक आपके हाथ में अच्छा ऑप्शन रहे जिंदगी गुजारने का। उसके बाद अगर मन है तो कुछ और, सिविल सर्विस है, स्टार्टअप है, कुछ और करने का मन है, वो सब करो, है ना। क्योंकि हम एक ऐसे देश में जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो हम कुछ कर तो सकते नहीं, सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपनी क्षमताएं बढ़ाएं, अपने आप को बेहतर तैयार कर लें और फिर जैसा होगा उसमें लड़ेंगे, जूझेंगे सबके साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा, देखिए आज का पर्पस बिल्कुल ये नहीं कि मैं आपको पढ़ाने के लिए आया, मैं तो आपसे गप्पे मारने के लिए आया हूं बेसिकली, है ना। तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि मेरा झारखंड से कितना परिचय है। आप मुझे नंबर देना 10 में से कि मैं कितने नंबर के लायक हूं। तो मैं कहां से हूं, आपको अंदाजा है? हाँ, भारत में एक राज्य है हरियाणा, शायद आप जानते ही होंगे, दिल्ली के नजदीक ही है। उसे दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है। सिर्फ एक साइड बची, वहां से यूपी ने घेर लिया, नोएडा से। बाकी एक तरफ गुड़गांव, एक तरफ फरीदाबाद, एक तरफ रोहतक, एक तरफ सोनीपत, 4 साइड से हमारे राज्य ने घेरा हुआ दिल्ली को। तो वहां के एक शहर में मेरी परवरिश हुई, बचपन गुजरा। मैं बचपन से ही मंच पे खूब एक्टिव रहा, डिबेट्स करने के लिए, कविताएं बोलने के लिए। क्योंकि मेरे पेरेंट्स अध्यापक रहे हैं, तो अध्यापकों के बच्चों को ना बचपन से दबाव ज्यादा रहता है कि चलो स्टेज के ऊपर चलो, नहीं जाओगे तो फिर बच्चे चले जाते स्टेज पे। आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, तनाव मत लीजिए, है ना। और पता लग जाता है, आप वैसे बहुत समझदार, मैं जानता हूँ आप बहुत चालाक हैं, पर आप बहुत क्यूट भी हैं। आपके चेहरे से ही क्यूटनेस टपक रही है ना, पता लग जाता है बेटा। ऐसा नहीं है कि आप इतने सारे बच्चों तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ सब बच्चे दिखते रहते हैं। आप कल को यहाँ आएंगे तो समझ में आएगा, दिख जाता है यहाँ से, है ना। आपको लग रहा था कि इतनी देर से मुझे नहीं पकड़ पा रहे, लगातार दिख रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद अपने आप कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे, लेकिन आपने जब कह दिया कि ना, जब तक टोकोगे नहीं तब तक रुकूंगा नहीं, तो फिर मुझे लगा चलो मैं टोक देता हूं। तो मुझे अभी 10 मिनट पहले एक बात याद है, जब मैं आ रहा था ना, अचानक मैंने एक चौक देखा, उस पर लिखा था एल्बर्ट एका चौक। तो मुझे बचपन की एक मेमोरी कौन धरे दिमाग में। मैं शायद 5वीं क्लास में रहा हूँगा और मेरी माता जी जो हमारे स्कूल में अध्यापक थी, उन्होंने मुझे एक कविता दी थी याद करने के लिए कि सुनानी है स्कूल के सारे बच्चों के साथ। 2000 बच्चे हमारे स्कूल में थे लगभग। तो उस कविता की पहली लाइन ये थी, मैं शहीद एल्बर्ट एका है नाम मेरा, रांची के निकट बिहार प्रांत में है गांव मेरा। तब रांची बिहार में था, तब झारखंड नहीं था, तब बिहार का ही दक्षिणी हिस्सा ये राज्य हुआ करता था। फिर एक प्रयोग हुआ था जिसको जैक बोलते हैं, झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल, शायद आप जानते होंगे। क्योंकि मैं जब IAS एग्जाम दे रहा था उस समय झारखंड आंदोलन चल रहा था बहुत जोर शोर से। मैंने 1996 से 2003 तक एग्जाम दिया, मतलब पहले 3 साल दिया, फिर 5 साल ब्रेक करके एक बार फिर दिया। उसी बीच में 2000 ईस्वी में खबर आई कि बधाई हो झारखंड हुआ है। और एक ही दिन में देश में 3 बच्चे हुए थे, झारखंड भी हुआ था, आपका छत्तीसगढ़ भी हुआ था भाई साहब, और उत्तराखंड भी हुआ था। एक साथ 3 राज्य हुए थे। वाजपेयी जी की सरकार थी, उनका वायदा था इलेक्शन से पहले का 1998 का कि अगर हम सत्ता में आएंगे
तो हम 3 राज्यों को जन्म देंगे, तो दिया गया। क्योंकि उसके पहले झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल का जो प्रयोग था उतना सफल रहा नहीं था। और जेएमएम आप जानते होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता में भी शायद है ही, हाँ उन्हीं की सरकार भी है ना। अब 25 साल आपके भी हुए होंगे ना, 2000 ईस्वी में ये, हाँ 15 नवंबर आपका है ना। हाँ कल मेरे मन में ये बात आई रात को कि ये 26 की जगह 15 को होता सेमिनार तो कितना अच्छा होता। खैर आज भी छोटी बात नहीं, आज संविधान दिवस है और मैं थोड़ा संविधान को लेकर ज्यादा इमोशनल रहता हूँ, तो संविधान दिवस हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज ही के दिन पिछले साल हमारे नोएडा ब्रांच की शुरुआत हुई थी और आज ही के दिन इस साल हम 26 नवंबर को बड़ा पवित्र मानते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उस दिन इसका कुछ करें। तो 15 नवंबर पे आपकी रजत जयंती पूरी हुई, आप लोगों को बधाई एक नए राज्य के रूप में। उसके बाद दूसरा परिचय मेरा कैसे हुआ झारखंड के साथ, जब मैं, आप तो खैर इंटरनेट के जमाने में है, यूट्यूब और इंस्टा, टिकटॉक तो अब रहा नहीं, बेचारा शहीद हो गया, लेकिन एक जमाने में टिकटॉक भी था ही। तो मरहूम टिकटॉक को अगर हम थोड़ा भूल जाएं, तो आप तो इंस्टा वाले बच्चे होंगे ना, और स्नैपचैट वाले होंगे जिसमें मुंह खरगोश जैसा बन जाता है, सींग निकल जाते हैं, वो वाला, वो आप सब यूज करते ही होंगे, है ना। तो जब हम आपकी उम्र में थे, आपसे छोटे थे, हमारे पास ये सब कुछ नहीं था। तब भारत में टेलीविजन आने की शुरुआत हो रही थी। 1975 के आसपास पहली बार टेलीविजन का एक्सपेरिमेंट हुआ, जब हम 2 साल के थे। पर वो एक्सपेरिमेंट था, घरों में नहीं आया था। घरों में तो बहुत बाद में 85 के आसपास कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, बहुत ऊंचा एंटीना लगता था, एक बच्चा घर का एंटीना सेट करने में खर्च हो जाता था। वो दिन भर छत पे टंगा रहता था एंटीना ठीक करने के लिए, ताकि बाकी लोग देख सके। तो हम तो उस जनरेशन के लोग हैं, तो उस समय रेडियो सुनने का रिवाज ज्यादा था, है ना, ऑल इंडिया रेडियो, उस पर विविध भारती चलता था। और विविध भारती में खास जगह थी जो बहुत प्रसिद्ध थी, उसका नाम है झुमरी तलैया, और वो आपके मतलब झारखंड राज्य में ही है, कोडरमा में है। हम बड़े होते तो परेशान हो गए कि झुमरी तलैया क्या चीज है ये। जब कोई गाना आता था उसके पहले 15-20 नाम आते थे कि यहाँ से इसने, वहां से उसने फरमाइश भेजी, और हर गाने की फरमाइश में 6 नाम, चुन्नू मुन्नू गुन्नू पुन्नू, ये सब झुमरी तलैया से ही होते थे हमेशा। इतना प्रसिद्ध हो गया झुमरी तलैया, हमें लगता पता नहीं कौन सी जगह है, कभी ना कभी जाएंगे वहां जरूर। फिर जब हम दिल्ली आगे पढ़ने के लिए, तो हमारे रूममेट्स में से कुछ लोग, हॉस्टल मेट्स में से 2-3 बच्चों ने कहा कि वो नेतरहाट से पढ़ के आए हैं। हमें लगा नेत्र होना चाहिए, नेत्र थोड़ा ना होता है, नेत्र होगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, संस्कृत में नहीं चल रहा है, जगह का नाम है नेतरहाट है, और वो शिमला जैसा है, और वहाँ एक बड़ा अच्छा स्कूल है, और उस स्कूल में पढ़ाई ऐसी होती है वैसी होती है, बड़ा डिसिप्लिन है, बच्चे अपने बर्तन खुद धोते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, ज़बरदस्त। और मैंने देखा कि वहाँ के हमारे बहुत सारे दोस्त प्रॉपर आईएएस में, आईपीएस में गए भी। और जब मेरे मन में आता कि कभी एक स्कूल बनाऊंगा, तो नेतरहाट मॉडल मेरे दिमाग में रहता है कि कुछ कुछ वैसा एक कॉन्सेप्ट लेके चलना चाहिए। मैं गया नहीं हूँ, अब जैसे मैं रांची आज आ गया हूँ, तो अब मैं आता रहूंगा, तो अगली बार आऊंगा तो नेतरहाट घूमूंगा, अगली बार कहीं और घूम लूंगा आसपास राज्य को। फिर तैयारी करते हुए बिरसा मुंडा से परिचय हुआ, और पता लगा रांची में ही एक जेल में, जिसका नाम अब बिरसा मुंडा कारागार है, वहां उनकी मृत्यु हुई। और कर गुजरने के लिए 25 साल की उम्र कम थोड़ा ना होती है। हम तो 25 में एग्जाम देने की शुरुआत करते हैं, वो भाई साहब 25 में अपना धर्म वर्म बना के शहीद होके अमर हो गए, और उनको मरे हुए 125 साल हो गए। और आज भी पूरा राज्य अगर किसी एक व्यक्ति को बहुत सम्मान देता है, तो वो वही व्यक्ति है, बिरसा मुंडा ही है। तो कमाल का व्यक्तित्व उनका रहा जो हमने पढ़ा। मैं साहित्य का विद्यार्थी भी हूं, तो हमने कुछ साहित्य में भी काफी जिक्र उनका पढ़ा। और आज मौका मिलेगा तो मैं वो कारागार देखना चाहूंगा भी। मुझे पता नहीं कि उसकी टाइमिंग्स क्या होती हैं, इसके बाद फ्री हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन इच्छा तो है। झारखंड में जो 2 और जगह देखने का मेरा मन करता है, एक देवघर बहुत प्रसिद्ध है। पिछले 4 दिनों में हमारे 2 साथी वहां शहीद हुए, मतलब उनकी शादी हुई है। और अंतिम जगह मुझे ध्यान आती है पारसनाथ, क्योंकि जैनिज्म में ठीक ठाक
पढ़ता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में, मुझे पता लगा कि 24 में से 20 तीर्थंकर उनका निर्वाण स्थल वही है, पार्श्वनाथ जी का भी वही है। कितनी गजब की बात है, एक धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 का निर्वाण एक ही जगह हुआ। अभी चर्चाओं में भी रहा, कुछ दिन पहले खूब डिबेट चल रही थी, टूरिस्ट स्पॉट बनाना है कि नहीं बनाना है, उस पर खूब बात चल रही थी, तो इंटरेस्टिंग है। बाकी नाम मैंने सुने, मेरा एक दोस्त चाईबासा से है, वो भी शायद यहाँ से आसपास ही मेरे ख्याल होगा, बहुत दूर नहीं होगा, है ना, 3 घंटे का रास्ता है। गुमला मैंने सुना हुआ है, वो कितना दूर है यहाँ से? 2 घंटे का है। मेरे बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ था ISM धनबाद में पढ़ाई करने के लिए, हालांकि वो फिर किसी और जगह पढ़ने चले गए थे, माइनिंग, स्कूल ऑफ माइनिंग के लिए, तो IIT हो गया शायद वो ना धनबाद में। तो धनबाद भी यहाँ से पास ही है। आप में से कौन धनबाद से हैं? अच्छा, आप धनबाद से हैं। और गुमला से कौन कौन है आप में से? गुमला से भी। हजारीबाग से? हजारीबाग कितना दूर है यहाँ से? सब कुछ 2 घंटे दूर है यहाँ से, हर चीज में आप 2 घंटे बोल रहे हैं। अच्छा, और जमशेदपुर से कौन कौन है आप में से? आप जमशेदपुर से, वो कितना दूर है? 2 घंटे। कितनी सही जगह हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से हर जगह 2 घंटे की दूरी पे है, बहुत बढ़िया। और गिरिडीह कितना दूर है यहाँ से? चलो कुछ तो दूर है, आगे। आप में से कोई है गिरिडीह से? देवघर कितना दूर है यहाँ से? अच्छा, तो 5 घंटे करीब, गनीमत है। तो यहाँ से हर चीज या 2 घंटे या 5 घंटे, बीच में कुछ नहीं। चलिए, तो हमारा एक परिचय सामान्य हो गया। ये बहुत सारी चिट्ठियां कुछ लोगों ने भेजी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि चिट्ठियां पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपसे पूछ लूंगा आपके मन में क्या क्या सवाल हैं, बोल के बात करेंगे, लिखित में क्या बात करते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ ये हमारा एक उसूल है। आज से करीब 26 साल और 1 महीना पहले दृष्टि की स्थापना हुई थी। तो हमने तब एक पॉलिसी बनाई थी कि जब भी हम कुछ नया शुरू करेंगे, पहले एक बार एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातचीत करेंगे। इसका मतलब ये था, दिल्ली में हमने एक नई परंपरा की शुरुआत की उस समय, जिसको बोलते थे हम ओरिएंटेशन सेशन या फ्री ओरिएंटेशन क्लासेस, ऐसा बोलते थे। जैसे मैं उस समय हिंदी साहित्य पढ़ाया करता था, बाद में फिलोसफी पढ़ाने लगा। कोई बच्चा हमसे पढ़ना चाहे न पढ़ना चाहे, उसकी चॉइस की बात है। उसे मौका मिलना चाहिए भरपूर कि पहले देख ले, समझ ले, धोखा ना हो जाए। तो हमने एक नियम बनाया कि कोई भी बच्चा हमारे यहाँ आके 3 दिन, जरूरी तो 7 दिन तक क्लास करे, आसपास माहौल देख ले, टीचर्स को देख ले, पूरा भरोसा जम जाए तो ही हमारे संस्थान का हिस्सा बने। तो मैं ही पढ़ाया करता था उस समय। तो बच्चे आते थे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बैठे, सवाल पूछे, उसके बाद उनको ठीक लगा तो कंटिन्यू किया, नहीं ठीक लगा तो नहीं किया, उनकी मर्जी। 2019 में हम पहली बार दिल्ली से बाहर निकले। तब तक हम दिल्ली में एक कूप मंडूक समझते हैं क्या होता है? कुएं का मेंढक। तो दिल्ली में एक कुआं है जिसका नाम है मुखर्जी नगर। बड़ा कुआं है, तालाब समझ लीजिए, तलैया समझ लीजिए। एक झुमरी तलैया है, एक मुखर्जी तलैया है। हाँ, तो हम उस तालाब में थे। तालाब के बड़े मेंढक थे, लेकिन मेंढक कितना ही बड़ा हो, रहेगा तो मेंढक ही। तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, अब हमें दिल्ली से बाहर निकलना चाहिए। तो मेरे तो बहुत मन नहीं था, पर जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने ठीक है, आप तो कर लीजिए। तो फिर हम 2019 में प्रयागराज गए पहली बार। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, है ना, हम गए थे इलाहाबाद में, बाद में प्रयागराज हो गया, तब तो इलाहाबाद था। तो वहाँ बच्चों को बहुत तरह की दुविधाएं थी। मुझे अंदाजा है कि आप लोगों को भी कुछ वैसी दुविधाएं हैं। कल हमारी टीम ने बताया कि यहाँ जो बच्चे आते हैं काउंसलिंग में, उनको 3-4 संदेह बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनके बताने से पहले मैंने खुद ही बताया कि तो ये संदेह होता होगा, एक ये होता होगा, एक ये होता होगा। बोले हाँ सर, एकदम सही। क्या बच्चे आपसे ही मिले थे? मैं कहा नहीं, कोई नहीं मिला था। हम जिस भी शहर में जाते हैं वहाँ बच्चों के आमतौर पर यही 3 सवाल होते हैं, तो यहाँ भी होते हैं। कोई ऐसा नया सवाल तो है नहीं, सीधी सी बात।
तो मैंने ठीक है, कल मैं बच्चों से बात करूंगा, उनके मन के जो भी सवाल होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का पर्पस वही है। देखिए, व्यवसाय की दुनिया का उसूल तो ये है कि जल्दी जल्दी एक्सपेंड करना चाहिए। हम उसके एकदम विपरीत है, हम बहुत धीरे चलते हैं। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, कबीरदास का फैन हूँ बहुत बड़ा। मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई एक हो तो कबीरदास है, बाकी सब उसके बाद आते हैं। और कबीरदास बड़ी प्यारी बात कह गए हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो अपने मन को समझा रहे हैं, हे मन, धीरे धीरे सब चीजें होती हैं, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। माली 100 घड़े पानी से सिंचाई करता है, जमीन में पौधे में लंबे समय तक करता है। ऋतु आए फल होए, उसके बाद जब सही ऋतु आती है उसके बाद जाके फल पकता है। जल्दबाजी से क्या फायदा है ना। हालांकि कविताओं के भरोसे जिंदगी जीना मुश्किल है, क्योंकि हर कविता के विरोध में एक कविता और भी है। जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अब ये वाला माने कि वो वाला माने समझ में नहीं आता है, बड़ा मुश्किल होता है कविताओं में। जैसे ताजमहल है, ताजमहल को लेकर 2 बड़े शायरों ने की कविता लिखी। एक शकील बदायूनी नाम के शायर थे, उन्होंने क्या लिखा, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारे जहां को एक मुकम्मल दौलत दी। ऐसी कोई पंक्ति में एग्जैक्ट शब्द भूल रहा हूं, मतलब कह रहे कि एक इतना सुंदर ताजमहल बनवा के सारे जहां को क्या मुकम्मल भेंट दुनिया को दी है, कमाल कर दिया। तो ये पढ़ा तो हम थैंकफुल हो गए शाहजहां के लिए कि भाई आपने सही बनवा दिया, बहुत अच्छा किया। मुमताज जी की याद, किसी की याद में बनवाया लेकिन बनवा दिया, और हम आज तक देख पा रहे हैं। फिर गलती से हमने साहिर को पढ़ लिया, साहिर ने खाट खड़ी कर दी शाहजहां की। वो कह रहे हैं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये शायरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये हर बात में इतना विरोधी पर्सपेक्टिव देते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि अब किसको मानना है, किसको मानना है। धीरे धीरे रे मना करना है या काल करे सो आज कर करना है। तो पढ़ाई के मामले में काल करे सो आज कर, है ना। और जिंदगी के मामले में बहुत तनाव नहीं लेना है, धीरे 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 सब कुछ है। लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई के मामले में आप कहीं सरने का सा, पढ़ाई आज नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है ना। वो भूल के भी नहीं। वो तो मैंने अपने बारे में बताया कि हमारा स्वभाव कुछ ऐसा है। तो हमें जब किसी शहर में ऐसी बिल्डिंग मिलती है जो बहुत सुरक्षित हो, 2 रास्ते हों, हर तरह से मानकों पर खड़ी उतरती हो, तो ही हम तैयार होते हैं। हमारे सिक्योरिटी की पूरी टीम है, वो ऑडिट करती है, तब उसके बाद ये फैसला होता है। तो जब ये फैसला यहाँ हुआ, योजना तो ये थी कि पटना जाना था पहले हमें। कब से जाना है पटना, मतलब कोशिश कर रहे हैं, पर पूरे शहर में ऐसी बिल्डिंग नहीं मिल रही। उनसे बोलते कि 2 सीढ़ियों वाले बिल्डिंग, बोलते पागल है क्या, 2 सीढ़ियाँ क्यों, उससे जाइए उससे वापस आ जाइए। उन्हें बताते भैया कभी रिस्क हो जाए, खतरा हो जाए, कभी एग्जिट तो चाहिए। जितनी सांस है ऊपर वाले ने गिन के दे रखी है, उससे ज्यादा सांस मिलनी नहीं है, कम कोई कर नहीं सकता है। तो 2 सीढ़ी हो, 1 हो, 1 भी ना हो, इससे क्या होता है। खैर करते करते फाइनली एक बिल्डिंग मिल गई हमें वहां, और हम आज से ठीक 1 महीने बाद वहां भी शुरू करने वाले हैं। लेकिन ये कि पहले रांची तैयार हुआ तो मैं कहा रांची से शुरुआत करते हैं, फिर वहां जाएंगे। और इसके साथ ही लगभग हमारा जो हिंदी बेल्ट का क्षेत्र था पूरा हो जाएगा, जो हमारा मन में था कि इन क्षेत्रों में हमारी उपस्थिति होनी चाहिए। तो मेरा उसूल ये है कि जब भी कुछ शुरू होता है पहले मैं जाता हूँ, वहाँ के बच्चों से बात करता हूँ, फिर मैं हर साल 2, 3, 4 बार आके बच्चों से मिलता रहता हूँ। हर क्लास में जाके बच्चों से फीडबैक लेता रहता हूँ, कोई दिक्कत हो तो सॉल्व करता हूँ। और मैं बहुत खुल के कहता हूँ कि अगर आप दृष्टि में आ रहे हैं तो अंतिम रूप से जिम्मेदारी मेरी है, और आप जो जो उम्मीदें करके आएंगे वो उम्मीदें 1.25 होके ही पूरी होंगी, 1.25 होके पूरी नहीं होंगी। ये विश्वास दिलाना और उस पर खरा उतरना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी भूमिका आजकल दृष्टि में क्या है, आजकल मैं बहुत पढ़ा नहीं पाता हूँ, क्योंकि हजारों चीजें ऐसी होती हैं जो प्रबंधन के स्तर पर देखनी होती हैं, विशेष रूप से टीचर्स को लेकर। तो मेरा आजकल मुख्य काम ये हो गया है कि सारे
शाखाओं में, ये हमारी एक तरह से आप 8वीं शाखा मान लीजिए, सारी शाखाओं में, सारी कक्षाओं में न्याय होता रहे, अच्छे टीचर्स पढ़ाते रहें, नोट्स, टेस्ट सीरीज, आंसर इवेल्युएशन, जो जो चीजें हमने कह रखा है कि हम करवाएंगे वो ठीक से होती रहे, पाठ्यक्रम कायदे से और 100% पूरा हो, ये सुनिश्चित होता रहे। किसी बच्चे को कोई शिकायत है तो उसका तुरंत, त्वरित और सही समाधान हो, ये सिस्टम काम करता रहे। और मैं खुद साल में कम से कम 2, हो सके तो 3 या 4 बार जाके बच्चों से पूछता रहूं। आजकल मेरी भूमिका ज्यादा ये है। और कभी कभी जब मौका मिलता है तो मैं दिल्ली में 1-2 बैच लेता हूं, कभी एथिक्स का, कभी एसए का, और वो हमारे सारे सेंटर्स के बच्चों को ऑनलाइन मिल जाता है। ये हमारा सिस्टम काम करता है। तो इससे पहले कि मैं आपके डाउट्स पर आऊं, आपसे पूछूं, मैं पहले अपनी ओर से 2-3 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि कोई दुविधा आपको न रहे। एक तो मैं आपसे एक बार भी ये नहीं कहने वाला कि आपको आईएएस बनना ही चाहिए। मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि मेरी ये भूमिका नहीं है कि मैं आपको उकसाऊं आईएएस बनने के लिए। ये जिंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं, तय आपको करना है कि आप क्या बने, क्या ना बने। हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, अवसर कम है, तो कंपटीशन ज्यादा है, सीधी सीधा है ना। कंपटीशन ना तो मेरी वजह से ज्यादा है, ना मैं कम कर सकता हूं, कंपटीशन तो है ही। नौकरियां एआई आने के बाद क्या होगा भविष्य हमें नहीं पता। प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरियां लग रहा है कि काफी कम होंगी, हम देख भी रहे हैं अपने आसपास। सरकार में भी आगे चल के, जैसे मैं, एआई मेरा प्रिय क्षेत्र है, मैं तो पढ़ने का शौकीन हूं, हर क्षेत्र ही मेरा प्रिय क्षेत्र है, मुझे पढ़ने का मन करता रहता है, कुछ भी हो नया। तो ये दिख रहा है कि भविष्य में कुछ अजीब होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ है। क्या होगा किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, हम सब अनुमान कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देकर समझाऊं। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में एक स्कीम चल रही है, अग्निवीर उसको बोलते हैं। जब अग्निवीर स्कीम आई तो बहुत विरोध हुआ, युवाओं ने रेलवे जाम कर दिया, सड़कें जाम कर दी, खूब विद्रोह किया, जो कि लाजमी है भाई। बहुत सारे बच्चे सेना में जाने का सपना लेके बैठे हुए थे, अचानक नई स्कीम आ गई। स्कीम कह रही है कि हम सिर्फ 4 साल की नौकरी देंगे और 4 साल के बाद उन बच्चों का टेस्ट लेके उनमें से 25% को स्थायी करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। हालांकि कोशिश करेंगे कि बाकियों को हम सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, किसी राज्य की पुलिस में एब्जॉर्ब कर लें एग्जाम के थ्रू, पर गारंटी ऐसी नहीं देंगे। तब लोगों ने सोचा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, पर सरकारें तो बहुत भविष्य में सोच रही होती है और उनको ये दिख रहा था, आज आपको भी दिख रहा होगा। अभी जो हमने एक युद्ध लड़ा पाकिस्तान के साथ, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर कहा, आपने देखा होगा कि इस युद्ध में पहले के युद्धों की तुलना में टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत ज्यादा हो गई थी। जल सेना की एंट्री हुई ही नहीं। लग रहा था कि यार, बट टीवी चैनल पे तो हो गई थी कि कराची में हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन रियलिटी में नहीं हुई। तो जल सेना मुस्तैद थी, तैयार थी, पर जरूरत पड़ी नहीं। थल सेना को हिलना भी नहीं पड़ा। आपने सुना कि टैंक लेके हम उनके बॉर्डर में घुस गए, वो हमारे बॉर्डर में घुस गए, नहीं हुआ। ना वो आए ना हम गए, मामला सिर्फ एयरफोर्स पे टिक गया। और एयरफोर्स में भी क्या, बहुत कम ऐसा हुआ कि वहां के पायलट्स या यहाँ के पायलट्स बॉर्डर पार करके गए हों। ऑटोमेटेड, बहुत प्रिसिशन वाले वेपन से हमने यहां से हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर, 150 किलोमीटर अंदर, 50 किलोमीटर अंदर कुछ हमले उन्होंने वहां से किए, जो विशेष रूप से जम्मू में हुए। पठानकोट के आसपास के इलाके में थोड़ा हमला वहां ज्यादा हुआ, लेकिन उसके लिए बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना उन लोगों ने किया, ना हम लोगों ने किया। थोड़ा बहुत किया होगा, बहुत मामूली सा, ज्यादा नहीं किया, क्योंकि ऐसे वेपन्स हैं। और ड्रोन्स का महत्व आपने देख लिया क्या है, इसलिए अब ड्रोन टेक्नोलॉजी पर, डिफेंस टेक के अंदर ड्रोन पे बहुत काम हो रहा है। भारत अभी थोड़ा पीछे है, टर्की इस समय दुनिया में सबसे आगे निकल गया उस मामले में, लेकिन चाइना भी काम कर रहा है, अमेरिका काम करता ही है, और भी कुछ देश काम कर रहे हैं, और हम भी कर ही रहे हैं। आज से 10-20 साल के बाद का युद्ध कैसा होगा, आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसमें सिर्फ ड्रोन्स होंगे और रोबोट्स होंगे। ऐसे रोबोट्स आजकल खूब बन रहे हैं। एक तो ह्यूमन जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बन रहे हैं,
जिनके आगे बंदूकें होंगी वैसे जाएंगे। सब हथियार उनके पास है। उनकी आंखें कैमरा है, स्कैन कर लेते हैं, सामने वाले की वर्दी से पहचान लेते हैं कि हमारा सैनिक तो नहीं है, उनका सैनिक है, मारो। हमारा है, कोई बात नहीं, दोस्त है हमारा, तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। पर वो भी तो रोबोट भेजेंगे, ऐसा थोड़ा ना, बना नहीं पाएंगे, लेकिन उधार ले लेंगे चीन से, हम बना लेंगे, इतना ही अंतर है। पर वो भी जुगाड़ू तो भाई, यहां से जुगाड़ के वहां से जुगाड़ के, ले तो आता ही है ढूंढ ढांड के कहीं से, वो भी ले आएंगे, हम अपना बना लेंगे। फिर इंसान जैसा रोबोट क्यों बनाना है? कुत्ते जैसे रोबोट बन रहे हैं आजकल, 4 पैर वाले, उनके ऊपर बंदूक लगी हुई है, ऐसे ऐसे ठाई ठाई करते चल रहे हैं। एक बंदूक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, और लगातार चल रही है, और 4 पैर चलते हुए जा रहे हैं। मक्खी जैसे रोबोट्स बन गए हैं, मक्खी जैसे उड़ते हैं, वो ड्रोन रोबोट्स हैं छोटे छोटे। स्पाइंग का काम भी करते हैं, जासूसी भी करते हैं, पक्षियों के रोबोट्स। अब आज से 20 साल बाद युद्ध होगा, कौन सैनिक जाएगा युद्ध लड़ने के लिए? कोई नहीं जाएगा। यहां के रोबोट फिर क्या खबर आएगी? भारत के महान रोबोट्स ने पाकिस्तान के 25 रोबोट्स को शहीद कर दिया, जमींदोज कर दिया। आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रही है ना, मुझे पता है, मैं समझ जाता हूं। और भारत के 21 रोबोट लड़ते लड़ते शहीद हुए। ऐसा होगा उसके बाद जब रोबोट से युद्ध होगा। फिर खेल हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युद्ध का, साइबर वॉरफेयर का होगा, कि हमने उनके जीपीएस को हैक कर लिया, उनकी मिसाइलें अंधी हुई, कहां जाना समझ नहीं आ रहा उनको। जीपीएस हैक कर लेते, मिसाइल अंधी हो जाती है, अब कहां जाके मारना? भाई मिसाइल सटीक मारेगी, उसको जीपीएस मिलेगा तब। जीपीएस हैक कर लिया, ये सब खेल चल रहा है। लेजर पे ऐसा प्रयोग चल रहा है आजकल कि लेजर्स डेवलप कर रहे हैं, इतनी शार्प लेजर्स हैं, आपके देश के अंदर है। जैसे हम कहते थे कि इजराइल के पास एक आयरन डोम है, कमाल की चीज है, हमने भी S-400 देखा, कमाल की चीज है। अब उससे अगले स्तर का चल रहा है, लेजर बीम्स ऐसी बन रही है कि वहां से कोई मिसाइल आई, लेजर बीम ने उसको हवा में गला दिया, जल के राख हो गई, वहीं की वहीं खत्म। ये सारी कहानी सुनाने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आज से 10-20 साल बाद के युद्ध में सैनिकों की जरूरत नहीं के बराबर है। जब सैनिकों की जरूरत है ही नहीं, तो सरकार सैनिक अपॉइंट क्यों करेगी? कम संख्या में करेगी, 4 साल के लिए करेगी, ताकि युद्ध हो तो कम से कम जवान लोग हमारे पास होने चाहिए। उनमें से 25% कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इन सारी तकनीकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी कुछ लोग तो चाहिए, काम करेंगे। तो चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसको भविष्य की तकनीकों को देख के फैसले करने पड़ते हैं। तो भविष्य बहुत अजीब सा है। ऐसे अजीब से भविष्य के समय में सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप IAS बने या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए, क्या बोलते हैं, JAS नहीं, JPSC तो आयोग का नाम हुआ ना। जैसे UPSC में बनते हैं IAS, यहां JAS बनते होंगे, क्या बोलते हैं, जास या जस? जैस सुनने में अच्छा लगता है ना, जैस। तो आप IAS बने या जैस बने। तो मेरा ये मानना है कि निकट भविष्य या कम से कम 10-20 साल बाद का भविष्य बहुत ही विचित्र होने वाला है। हम में से कोई नहीं जानता क्या होगा। तो अभी से कुछ क्षमताएं ऐसी डेवलप कर लीजिए जहां भविष्य बहुत सुरक्षित हो सकता है। जैसे टीचिंग की दुनिया में भविष्य अभी भी सुरक्षित रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, कम से कम 10-20 साल तक। हालांकि बहुत सुंदर किस्म के रोबोट्स 8-10 साल में टीचर्स को टक्कर देना शुरू कर देंगे, उनको हराना शुरू कर देंगे। ये बात सही है। इसके बाद भी डिमांड इतनी ज्यादा है कि ह्यूमन टीचर्स की जरूरत कुछ समय तक पड़ती ही रहेगी, कम से कम 20-20 साल तक तो मुझे लगता है कि रहेगी। ऐसे ही रूरल डेवलपमेंट में जो फंक्शंस है वहां काम होगा ही होगा। हेल्थ के क्षेत्र में हालांकि ऐसे रोबोट्स जो दुनिया के हर डॉक्टर से बेहतर होंगे, जिनका ऑपरेशन करने की क्षमता इतनी प्रिसाइज होगी कोई भी डॉक्टर उनके आसपास पहुंच भी नहीं पाएगा, जिनके डेटाबेस में सारी मेडिकल साइंसेस, सारी ब्रांचेस की सारी नॉलेज अपडेटेड फॉर्म में एक साथ होगी, मुश्किल से 5-10 साल में हमारे सामने होंगे। लेकिन तब भी ये माना जा रहा है कि वो डॉक्टर्स को खत्म नहीं करेंगे, वो डॉक्टर्स का काम बहुत आसान कर देंगे, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है ना भाई। हर गांव में 5 डॉक्टर चाहिए, कहां से लेके आएंगे? तो कुछ रोबोट्स, कुछ ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स से क्या कर देंगे? आपको 2-2 साल के लिए जाना है, 1 साल गांव में काम करना है, तो वहां आप और 5 रोबोट्स काम करेंगे।
हर गांव में एक ह्यूमन डॉक्टर, 5 रोबोट डॉक्टर्स काम करेंगे और ऐसे हेल्थ सेक्टर बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसी हर गांव के प्राइमरी स्कूल में एक मैडम या सर पढ़ाएंगे और 5-6 ह्यूमन रोबोट्स पढ़ा रहे होंगे। एकदम देसी भाषा बोलेंगे वो, झारखंड में झारखंडी तरीके से बात करेंगे एकदम। रोबोट बोलेगा जोहार, आप भी बोलेंगे जोहार, ऐसे चलेगा। इतनी एक कस्टम भाषा होगी, बोली होगी कि आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये मनुष्य है या गैर मनुष्य है। ये स्थिति 5, 10, 15 साल में बहुत आराम से आने की संभावना है। आपकी पीढ़ी दुनिया के इतिहास की वो पहली पीढ़ी है जिसके सामने कंपटीशन रोबोट से होने वाला है। हम सबका भी कंपटीशन था पर मनुष्यों से था कि मैं हरियाणा का होमोसेपियंस था, सामने आ गया बिहार का होमोसेपियंस, या नेतरहाट से पढ़ा हुआ होमोसेपियंस आ गया। कंपटीशन चल रहा है पर आपका अलग रहने वाला है। आपका कंपटीशन किससे होने वाला है? रोबोट से, मशीनों से। और ये पूरी सभ्यता 3 लाख साल का होमो स्पीशीज का इतिहास है। उन 3 लाख साल में होमोसेपियंस के इतिहास में आप पहली पीढ़ी हैं जिनको कंपटीशन इस लेवल पर झेलना है। मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि अपने दिमाग में 2-3 ऑप्शंस रख के चलिए, मेहनत करते रहिए। मेरा अपना अनुमान है कि सिविल सेवाएं अभी तो बनी रहेंगी 15, 20, 25 साल तक। मुझे बहुत खतरा नजर नहीं आ रहा है। झारखंड की परीक्षा तो जब भगवान चाहता तब होती है। पिछले 10 साल में 3 ही बार हुई है, तो देखिए वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन फिलहाल तो ये है कि IAS, IPS वाली परीक्षा हर साल होती है, कम से कम गनीमत है। और एक बार ठीक तैयारी करने के बाद जितने भी राज्य हैं आप उन सब राज्यों में अपनी किस्मत आजमाएं। 3 राज्यों का पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा है, जिनमें से एक आपका झारखंड ही है। JPSC का पाठ्यक्रम बनाने वाला बड़ा जिज्ञासु आदमी रहा होगा, उसका मन हुआ कि हर चीज पढ़वा दो इन बच्चों को। बड़ा अजीब हालत है, मैं पाठ्यक्रम देखता हूं घबरा जाता हूं। ऐसा ही खतरनाक पाठ्यक्रम है छत्तीसगढ़ का। आप सोचेंगे तीसरा उत्तराखंड ही होगा, नहीं। ये 2 नवजात राज्य हैं। अब तो नवजात के, अब तो गृहस्थ आश्रम में आ जाएंगे, 25 साल के हो गए हैं। अब तो ब्रह्मचर्य पूरा हुआ, गृहस्थ आश्रम का समय आ गया इन राज्यों का, है ना। वो तीसरा राज्य राजस्थान है। पता नहीं सिलेबस बनाने वालों ने क्या उस दिन मतलब भांग ली थी, क्या लिया था, महुआ ताड़ी कुछ तो उसने सेवन किया, और सेवन करके जो जो दिखा दुनिया में होता सब लिख दिया सिलेबस में। ये भी पढ़ लो। इनमें भी सबसे खतरनाक छत्तीसगढ़ है। नाम में ही 36 है। इतने सारे टॉपिक्स लगा दिए उन्होंने, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। वो फिलोसफी भी पढ़ा रहे हर बच्चे को, सोशियोलॉजी हर बच्चा पढ़ रहा है वहां पर, साइंस इतनी पढ़ रहा है कि न्यूटन बनते बनते रह जाते हैं बच्चे वहां पर, इतनी साइंस पढ़ाते हैं सिविल सेवाओं के लिए, PCS के लिए। पर यह है कि जब आप एक राज्य की तैयारी ठीक से कर लेते हैं और सिविल सेवाओं की तैयारी ठीक से कर लेते हैं, UPSC की मान लीजिए, तो लगभग 2-3 महीने की एक्स्ट्रा मेहनत से किसी भी राज्य की परीक्षा देने के लिए लायक हो जाते हैं, तैयारी कर पाते हैं। और हमारे संविधान में एक आर्टिकल 16 है, वो हमें सुरक्षा देता है कि किसी भी राज्य की सरकारी नौकरी उस राज्य के व्यक्तियों के लिए आरक्षित नहीं हो सकती। तो आर्टिकल 16 में एक हिस्सा ये कहता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी हुए। जैसे उत्तर प्रदेश PCS है, परीक्षा निकलेगी तो वो ये नहीं कह सकते केवल उत्तर प्रदेश के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, नहीं। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा या किसी परीक्षा के लिए एलिजिबल होता है। हाँ, हर राज्य कोशिश करता है कि हमारे लोग आ जाएं, क्योंकि उनको इलेक्शन भी लड़ना है। लोग सवाल पूछते हैं इलेक्शन में, 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है, लोगों को सवाल तो पूछेंगे ना भाई। तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ कुछ रास्ते निकालते हैं। जैसे अपने यहाँ की भाषा संस्कृति का एक पेपर सेट कर देते हैं। तो बिहार में क्या होगा, जैसे बिहार की भाषा हिंदी है तो हिंदी का एक पेपर होगा और उस पेपर के नंबर ऐड होंगे, महत्वपूर्ण पेपर है। तो अगर बिहार में हिंदी है या झारखंड में, तो हिंदी साहित्य भी लगा दिया साथ में। तो इसका मतलब यह है कि तमिलनाडु वाले तो मत ही आना, केरल बाहर, और कौन कौन बाहर, असम बाहर, अरुणाचल प्रदेश बाहर, है ना, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र भी एक तरह से, गुजरात भी एक तरह से, ये तरीका है। और बात मतलब ठीक भी है कि आप उस राज्य में जाएंगे, वहां की भाषा आपको आती ही नहीं है, अगर
आप आईएएस या आईपीएस बनते हैं, आपको पता होगा कि जिस राज्य का काडर मिलता है वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है आपको। कभी कभी आप देखेंगे झारखंड काडर में, मैं झारखंड काडर के अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स और दोस्तों को जानता हूँ जो झारखंड के नहीं हैं, कुछ तो साउथ इंडिया से, और यहाँ की ऐसी भाषा यहाँ की बोलते हैं क्योंकि 2 साल ट्रेनिंग होती है। एक मेरा दोस्त जो हिंदी माध्यम से था, अंग्रेजी उसको नहीं आती थी एकदम, काडर मिल गया तमिलनाडु आईपीएस में। तो उस दिन उसका चेहरे का भाव ये था कि मतलब जन्नत है कि जहन्नुम में समझ नहीं आ रहा कि देश की सबसे शानदार सर्विसेज में से एक मिली है, मुझे आती हिंदी बोलनी। कोई ऐसा राज्य मिल जाता, अभी होम स्टेट ना मिलता, बिहार मिल जाता, झारखंड मिल जाता, राजस्थान था, हिमाचल था, उत्तराखंड था, दिल्ली था, कुछ तो मिलता, यूपी मिल जाता, मध्य प्रदेश मिलता, कुछ तो मिलता जहां हिंदी चल जाती। और कुछ नहीं, गुजरात महाराष्ट्र में हिंदी चल जाती है, कम से कम काम चल जाता है। आंध्र प्रदेश में भी काम चल जाता है, केरल में भी काम चलता थोड़ा बहुत, क्योंकि केरल में हर बच्चा 10वीं क्लास तक हिंदी पढ़ता है, थोड़ी बहुत पढ़ता है। दक्षिण भारत में एक ही राज्य है जहां हिंदी का ठीक ठाक विरोध होता है, वही काडर मिल गया। भाई को अंग्रेजी भी इतनी ही आती थी उस समय कि बस इस तरह से क्वालिफाई कर लिया था यूपीएससी में। आपको पता नहीं क्वालिफाइंग लैंग्वेज होती है, किसी तरह से क्वालिफाई हुआ था। हिंदी उसकी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी। मिला तमिलनाडु। एक दो दिन तो सपना ये भी है कि रिजाइन कर देता हूँ, रिजाइन ऐसा थोड़ा ना होता है, मजाक थोड़ा ना है। फिर वो तमिलनाडु चला गया। 3-4 साल बाद मैं तमिलनाडु गया हुआ था, उससे मिलने गया। वो एक जिले का एसपी बन चुका था उस समय, और मैं उसके ऑफिस में बैठ के, कुछ लोग बैठे हुए थे तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था कि पहले वो निपट ले फिर आगे बात करें। वो गांव के कुछ लोग ऐसे तमिल में बात कर रहे थे, वो तमिल बोल रहे हैं, ये उसके ऊपर ऐसी तमिल में जवाब दे रहे कि वो हिल जाते थे बार बार। मतलब तमिल लोगों से बेहतर तमिल बोल रहा था, तमिल साहित्य भी पढ़ लिया इस बीच में, और अंग्रेजी भी ठीक कर ली। तो जब आईएएस आईपीएस को भाषा सीखनी पड़ती है तो राज्य के जो अधिकारी हैं उनको भाषा तो आनी चाहिए। तो ये हो सकता है कि आप तमिलनाडु पीसीएस देना चाहें तो आपको तमिल सीखनी पड़ेगी, इससे अच्छा नहीं। इतनी मेहनत कोई क्यों करेगा, मन में भाव आता है। पर हिंदी स्पीकिंग जितने भी स्टेट्स हैं उनमें तो दिक्कत है। सबके एग्जाम में कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है, वो आपको आती ही है, आप दे सकते हैं। मेरा अपना अनुभव ये है, जैसे उत्तर प्रदेश की परीक्षा काफी ट्रांसपेरेंट है, बाकी राज्यों में भी 10-20% बच्चे बाहर के होते ही। तो यदि अगर आपने अपने राज्य की तैयारी ठीक से कर ली है या यूपीएससी की तैयारी ठीक से कर ली है और आप थोड़ा सा मेहनत कर लें उस राज्य के लिए, तो स्कोप बन जाता है। और राज्यों में ये है कि उम्र की सीमा थोड़ी ज़्यादा होती है, तो कभी कभी अगर आईएएस ना हो तो लोग पीसीएस में उसका उपयोग कर लेते हैं। तो मैं ये बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा कि आप आईएएस ही बने या जैस ही बने या जैप ही बने। जैप क्या होगा? जेपीएस होगा। हाँ, तो झारखंड पुलिस सर्विस में ही है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा ये बार बार कहना है कि ये एक अच्छा, सुरक्षित और एआई के ज़माने में भी कम से कम 10-20 साल तक अभी सुरक्षित करियर है। इस परीक्षा की तैयारी करने का एक विशेष लाभ जो मैंने महसूस किया अपने जीवन में, जो शायद आपको भी होगा, क्या होता है कि हम एक बहुत ही, जब परिपक्व नागरिक होते हैं तो उसकी बात अलग होती है। अगर आपने हिस्ट्री ठीक से पढ़ी हो, भारत की भी, विश्व की भी और झारखंड की भी, भूगोल पर ठीक पकड़ आपकी हो, आपको समझ में आता हो कि झारखंड का टेम्परेचर क्यों बाकी राज्यों से कम हो गया है अचानक, अब कोई कारण समझ में आता हो, केवल खबर नहीं कि हो गया है, क्यों हो गया है। आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, झारखंड का भूगोल समझ में आता हो, संस्कृति, भाषा, विज्ञान तकनीक में क्या क्या नए प्रयोग दुनिया में चल रहे हैं, भारत में चल रहे हैं, राजस्थान की या झारखंड की सरकार कहाँ यूज कर रही है उनको, संविधान हमारा क्या है, आपके राज्य के विशेष अधिनियम कौन कौन से हैं, दुनिया के स्तर पर कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है, दुनिया में किस देश के संबंध किस देश के साथ क्या है, भारत की विदेश नीति कैसे काम करती है, दुनिया के सभी धर्मों के बीच में जो विवाद चलता है वो क्यों चलता है, कैसे चलता है। एक तरीका तो ये है कि हम इन सब में क्यों पढ़े। 2 तरह के लोग हैं, कुछ बोलते हैं अरे यार, पंजाबी में एक वाक्य है, मैनू की, क्या मतलब होता है इसका? मुझे क्या, मैनू की मतलब मुझे क्या मतलब है, भाड़ में जाए।
इजराइल अगर लड़ रहा है हमास के साथ तो मैनू की लड़ने दो। एक बहुत प्रसिद्ध जोक है, दो दोस्त थे, एक का नाम था संता, एक का नाम था बंता सिंह। तो संता ने बंता से कहा, भैया घर में आग लग गई है। बोला मैनू की। बोला तेरे घर में आग लगी है। बोला तेनू की। अरे लग गई तो ना, क्या तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई, मेरे घर में लगी है ना, तेरे में लगी तो मुझे क्या, मेरे में लगी तुझे क्या मतलब है। तो कुछ लोग इस मूड में रहते हैं, मैनू की तेनू की, बहुत सानू की। व्हाट इज सानू की? हमें क्या मतलब है। इजराइल ने हमास के इतने लोग मार दिए, सानू की। हमास ने पलट के इतने मार दिए, हमें क्या मतलब है। और चाचा चौधरी अभी इन दोनों का समझौता करवा रहे हैं, हमें क्या मतलब है यार। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट पार्टी जीत गई है, चाचा चौधरी की पार्टी हार गई है, हमें क्या मतलब है, भाड़ में जाए सानू की। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है कि दुनिया की हर चीज आपको प्रभावित करती है, आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस के लेवल पे जीना। और इस पाठ्यक्रम की सबसे सुंदर बात यह है कि ये आपको एक साधारण नागरिक से बहुत कायदे का नागरिक बनाता है। आपको उन सभी चीजों की इतनी जानकारी हो जाती है कि आप किसी भी विषय पर गंभीर बात कर सकते हैं और आपकी बात लोग सुनना चाहिए उसके बाद। तो एक सामान्य बात थी सिविल सेवाओं के बारे में, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले कि आप सवाल पूछें, जो 3 मुझे हमारी टीम ने बताई कि बच्चों को दुविधाएं हैं, मैं उनको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर दूं आपका। वो कह रहे हैं कि सर हमें एक दुविधा तो ये है कि यहाँ कुछ और इंस्टीट्यूट दिल्ली से आए, उन्होंने यहाँ के लोगों का विश्वास भंजन कर दिया है। भंजन क्या होता है? तोड़ दिया है ना, क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, हार्ट ब्रेक कर दिया है, दिल तोड़ दिया है। तो ये जब उन्होंने कहा सर बच्चों की 3 प्रॉब्लम है, मैंने कहा पहले तो यही होगी, तो बोले हाँ यही पहली प्रॉब्लम है। कैसे पता आपको? तो जब मैं इलाहाबाद गया था पहली बार दिल्ली के बाहर, तो वहां के बच्चों ने मुझसे एक ही बात कही कि सर यहाँ ना दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स आते हैं, हल्ला मचाते हैं, हम भरोसा करके आ जाते हैं, फिर वो भाग जाते हैं। तो हम कैसे भरोसा कर लें कि आप यहाँ टिकेंगे? मैंने कहा कैसे भरोसा दिलाऊं, मतलब अगर मैं लिख के दूं कि मैं टिकूंगा और बाद में भागी गया तो आप उसका भी क्या कर लेंगे लिखे हुए का? ये तो इसको कोई कैसे भरोसा दिला सकता है इस चीज का? तो मैंने कहा इसका जवाब तो समय ही देगा, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं। तुम 2019 में गए थे, हम 2025 में भी टिके हुए हैं वहां पर। फिर हम 2021 में जयपुर गए, वहां भी टिके हुए हैं। 22 में हम 23 में इंदौर गए, लखनऊ गए, वहां भी टिके हुए हैं। और हम तो धीरे धीरे मना वाले आदमी हैं, टिक के खेलने में विश्वास रखते हैं, हमें जल्दबाजी है ही नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो इस बात को एकदम मन से निकाल दें कि हम आए हैं जाने के लिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। हम तो दशरथ माझी वाली परंपरा के लोग हैं कि अपना काम बखूबी करेंगे और बीच में हार मानने वालों में नहीं, है ना। हानि लाभ अपनी जगह है, हो सकता है कि चीजें उतनी अच्छी ना हो, कुछ नुकसान हो, सब छोटी मोटी बातें हैं। तो यदि आपको भरोसा जमता हो मेरी बात पर, तो भरोसा कर लीजिए कि हम लोग टिक के खेलने वाले हैं। जाने की हमें ऐसी कोई योजना है नहीं दूर दूर तक। मैं खुद हर साल 2-3 बार आऊंगा ही आऊंगा, तो आप सबसे मिलूंगा। दूसरी बात मुझे एक बच्चे ने ये कही, मतलब उनको 1-2 बच्चों ने ये कही कि हमें खुफिया जानकारी मिली है कि ये दृष्टि की फ्रेंचाइजी है। क्या है फ्रेंचाइजी? आप सोचेंगे ये क्या होता है। एक शब्द है FRANCHISE, इसे कुछ लोग बोलते हैं फ्रेंचाइज, कुछ बोलते हैं फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे किसी इंस्टीट्यूट की आप सुने कि इनकी 200 शाखाएं हैं, 150 शाखाएं हैं, तो मैनेज करना आसान थोड़ा ना होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो एक तरीका तो ये होता है कोई संस्थान खुद अपनी एक शाखा शुरू करे, अपनी ही टीम वहां भेजे, मैनेजमेंट की अपनी अध्यापक वहां भेजे, खुद रन करे, उसका जो भी दिक्कतें हैं खुद झेले अपने ऊपर। एक दूसरा मॉडल ये होता है कि
जैसे मान लीजिए मैं रांची में शुरू करना है और रांची में ही कोई उद्यमी है जो हमारे पास आए, बोले कि सर एक काम करो ना, आप सिर्फ अपना नाम दे दो, शुरू हम करते हैं, नाम आपका रहेगा, आप बीच में साल में बस चेहरा दिखा देना, बाकी हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टीचर हमारे, नोट्स आप दे देना प्रिंटेड, ताकि लगता रहे कि आपका ही है, टीचर हमारे, मैनेजमेंट हमारा, सब हम करेंगे, आपको हम फीस देते रहेंगे आपकी ब्रांड के बदले। इस मॉडल को बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। और यहाँ कुछ बच्चों के मन में पता नहीं ये बात क्यों आई है, शायद किसी ने उनको बहका दिया होगा, कह दिया होगा। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि दृष्टि की ना तो एक भी फ्रेंचाइजी है, ना होगी, हमारा उसमें विश्वास है ही नहीं। हम तो बहुत धीमे चलते हैं, लेकिन इस भरोसे के साथ चलते हैं कि हम 1-2 साल में एक शाखा शुरू करें, लेकिन जो भी करें ठीक से करें। तो यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे दृष्टि की अलग अलग शाखाओं से आए हैं। जो यहाँ के सेंटर हेड हैं वो मुखर्जी नगर नाम के बड़े तालाब से आए हैं, कहीं से तलैया, मुखर्जी तलैया। वही हमारा एक सेटअप है, बड़ा सेटअप है, उसके मुखिया रहे, क्योंकि वो हम प्रेफरेंस देते हैं कि जो जैसे झारखंड में ब्रांच शुरू हो रही है, तो हमारे दृष्टि में करीब 2000 लोग काम करते हैं, तो उनमें जो झारखंड के हैं या आसपास के हैं, उनको प्रेफरेंस मिलती है कि वो अप्लाई करें, उनका इंटरव्यू होगा, अगर वो ठीक होंगे तो उनको भेज देंगे। तो हमारे ही परिवार के जो लोग यहाँ के हैं, आसपास के हैं और अच्छे हैं, उनको हमने यहाँ पर भेजा है। तो यहाँ जितने भी लोग बाहर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे दृष्टि से आए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनमें से एक लखनऊ में हेड थे, उनका घर रांची में है, तो वो आ गए, कोई दिल्ली से आ गए, लेकिन दृष्टि के परिवार से सब लोग आते हैं। तो अगर कोई आपसे ये कहे भी तो इस सब बात में नहीं आना है, मैं इस बात का आपको, और जो मैं बोल रहा हूँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब प्रमाण रहेगा। कल को झूठ निकले, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना मेरे खिलाफ। अब तो मैं जाता ही रहता हूँ कोर्ट बार बार, तो हमने एक लीगल टीम ही रख ली है, अब तो कुछ ना कुछ जीवन में लगाया रहता है, तो एक बार और चलेंगे, ऐसा क्या है। तीसरी बात जो इसमें लिखी है वो ये है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें खुफिया सूचना मिली है कि यहाँ जो टीचर पढ़ाएंगे वो यहीं की गलियों से लिए जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ इंस्टीट्यूट्स में ट्रेंड क्या है कि अगर किसी का प्रीलिम्स हो गया तो उसको टीचर बना देते हैं। किसका प्रीलिम्स हो गया है, चलो टीचर बनो, और तुम्हें 200 रुपये देंगे 1 घंटे का, चलो पढ़ाओ। तो मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, अभी तक हम करते क्या थे कि हर सेंटर पे जब शुरू करते थे टीचिंग, तो नई वैकेंसी निकाल के दिल्ली में ही सेंट्रलाइज सिलेक्शंस करते थे। वो लोग जो कम से कम 8, 10, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, जिनकी डेमो क्लासेस मैंने खुद देखी है, हमारी एक टीम है, टीचर सिलेक्शन कमेटी बोलते हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूं। दृष्टि में टीचर बनना लगभग उतना ही मुश्किल है जितना झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्ट होना, उससे कम तो नहीं है। जैसे कई लोगों का सपना है आईएएस बनने का, इस फील्ड में जो टीचिंग की दुनिया में है उनका सपना है दृष्टि में होना। मतलब बड़ा बोल मैं बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन ऐसा ही है। इस फील्ड में किसी टीचर के लिए सपना है कि वो दृष्टि का हिस्सा बन जाए और यहां आराम से काम करे, क्योंकि हम इस बात का ध्यान रखते हैं, हमारे यहाँ जो टीचर्स है उनको केवल एक काम करना होता है, टीचिंग, और कुछ नहीं करना है। पढ़ो, पढ़ाओ, बस। ना आपको ये चिंता करनी कि अगले महीने मेरे घर में मेरा परिवार कैसे चलेगा, या कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, वो सब चिंताएं दृष्टि करती है। हर चीज की चिंता हम करते हैं, उन्हें केवल एक चिंता करनी होती है कि एक भी बच्चा असंतुष्ट ना हो, जितनी उसकी जरूरतें हैं वो ठीक से पूरी हो जाए। पीछे एक प्रयोग में हमने देखा कि थोड़ा सा हमारा प्रयोग 1-2 मामलों में कमजोर साबित हुआ। क्या हुआ, एक सेंटर पे जब हमने शुरुआत की तो उस सेंटर पे हमने वैकेंसीज निकाली, 1-2 टीचर डेमो क्लास अच्छी, सब ठीक था, उनको हमने इंट्रोड्यूस किया, पढ़ाया भी अच्छा, लेकिन बिहेवियर को लेके बच्चों को दिक्कत थी, गुस्सा ज्यादा करते थे, ऐसा कुछ था। तो हमने इस बार अपनी पॉलिसी थोड़ी और बदल ली है, रांची और पटना के लिए। क्या पॉलिसी रखी है, जो टीचर्स यहां पढ़ाएंगे उनमें से 90% टीचर्स सिर्फ यहां के लिए नियुक्त नहीं होंगे। हमारे सारे सेंटर से जो शानदार टीचर्स हैं, हमने उनसे बात की, सबको प्रपोजल दिया हमने कि आप में से कौन कौन टीचर्स ऐसे हैं जो अपने सेंटर के साथ साथ कहीं बाहर जाके भी पढ़ाना चाहते हैं,
कई लोगों ने अप्लाई किया। उनमें जो सबसे अच्छे 5-6 टीचर्स हैं जिनके पास इतनी क्लासेस रहने वाली हैं कि वो यहाँ रात दिन पढ़ा सकते हैं, उनको तो हमने कहा कि आप बोरिया बिस्तर बांधो, परिवार को साथ में लो और पहुंच जाओ रांची या पटना, जहां भी उनको हमने लोकेशन दी। और बाकियों को हमने ये कहा कि अब अपने सेंटर पर रहते हुए हम आपको साल में 3 से 4 महीने फ्री करेंगे, आपको वहां जाने हैं, अपने बैच पूरी फुर्सत से पढ़ाने हैं। कहने का मतलब ये है कि रांची सेंटर पर जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे वो सारे के सारे दृष्टि के सधे हुए अध्यापक होंगे। हमारे पास करीब 150 अध्यापक की टीम है इस समय, 150 टीचर दृष्टि में पढ़ाते हैं। और दृष्टि में एंट्री बहुत मुश्किल है। एंट्री के बाद अगर 6 महीने ठीक से निकल गए तो स्टेबिलिटी लंबी मिल जाती है। पहले 6 महीने में टीचर को साबित करना होता है बच्चों की निगाह में खुद को। हमने डेमो ले लिया, हमने सब देख लिया, हमारी कमेटी को अच्छा लगा, ठीक है, पर कोई प्लेयर असली खेल तो मैदान में खेलेगा ना भाई। ट्रेनिंग सेंटर में अच्छा खेलने से क्या होता है? सिलेक्शन हो गया टीम में, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप बड़ी अच्छा ड्राइव करते हैं, आप कट्स बड़े अच्छे मारते हैं, आपकी बॉल में स्पिन अच्छा है, पर मैदान में जाके होता ही नहीं स्पिन आपसे, क्या फायदा उसका? तो 20 में से 1 मामले में ऐसा होता है कि जो टीचर डेमो क्लास में शानदार था, क्लासरूम में जाके फेल हो गया। 20 में से 1 के आसपास होता है, तो उनको फिर हम माफी मांग के मना करते हैं। यहां जो लोग आने वाले हैं वो सारे वो हैं जो दृष्टि में कम से कम 3, 4, 5, 6, 7 साल से पढ़ा रहे हैं और सैकड़ों बैच पढ़ा चुके हैं। अपने अपने विषय के मार्तंड लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं। तो हमारी वर्क कल्चर में ऐसा नहीं होता कि किसी का प्रीलिम्स हुआ कि चल बेटा चल मास्टर बन जा, ऐसा नहीं होता। हमारे पापड़ बेलने पड़ते हैं बढ़िया से। यहाँ तक कि आपका सिलेक्शन हो गया यूपीएससी में, आप रिजाइन करके आना चाह रहे हो तो भी आसान नहीं होता। आपको पता नहीं, इस बात का आइडिया है नहीं, आजकल ये ट्रेंड है, कई लोग यूपीएससी में सिलेक्ट होने के बाद नौकरी छोड़ के आना चाहते हैं पढ़ाने के लिए। मैं खुद भी उसका एक एग्जाम्पल हूँ, लेकिन मैं तो पुरानी बात है, आजकल का जो ट्रेंड है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपने यूपीएससी निकाला था, ये गारंटी नहीं है कि आप टीचर भी अच्छे होंगे। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि आपको यूपीएससी के एग्जाम की समझ है, आप अपने विषय के विद्वान हैं, कहाँ तय हुआ? आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, कहाँ तय हुआ? हमें तो वो भी देखना है ना, क्योंकि बच्चे 1 घंटा इस चमत्कार में बैठ जाएंगे कि अच्छा ये आईएएस से, अच्छा 1 घंटे बाद बच्चे उबासी लेने लगते हैं और निकल के भागने लगते हैं। ये 1 घंटे का चमत्कार होता है, उसके ऊपर का नहीं होता है। तो हम उन बातों में नहीं आते हैं, हम तो उनको लाएंगे जो आपके सामने परफॉर्म कर सके, 40 क्लास, 50 क्लास, 60 क्लास पे ठीक से पढ़ा सके। मैं ये भी जानता हूं कि रांची में सामान्य परंपरा ये है कि हिंदी और इंग्लिश का बैच एक ही होता है, बाइलिंगुअल बैच उसको बोलते हैं। टीचर हिंदी में पढ़ाते हैं, बीच में 4 शब्द अंग्रेजी के गिरा देते हैं तो इंग्लिश मीडियम हो गया। तो ऐसे ऐसे काम चलता है। दृष्टि में ऐसे काम नहीं चलता। दृष्टि में हिंदी मीडियम के बैच अलग होंगे, इंग्लिश मीडियम के अलग होंगे, सारे बैच अलग होंगे। हाँ, इंग्लिश मीडियम के बैच में प्योर इंग्लिश नहीं होगी क्योंकि वो बच्चों की डिमांड नहीं होती है। वो होगा बाइलिंगुअल ही, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझाएंगे, इंग्लिश में लिखवाएंगे। और हिंदी मीडियम के बैच में हिंदी में होगा, उसमें भी कुछ शब्द अंग्रेजी के बोलने पड़ते हैं ताकि बात समझ में आ जाए, और उसमें हिंदी में लिखवाया जाता है। ये हमारे यहाँ जो मोडस ऑपरेंडाई है, काम करने का तरीका है, वो ये तरीका है। ठीक, तो ये कुछ मोटी मोटी बुनियादी बातें थी जो मुझे अपनी ओर से आपसे कहनी थी, ताकि आपके मन में कोई अविश्वास, कोई संदेह ना हो। अब जल्दी से एक काम बताएं कि आप में से जिन जिन के मन में कोई सवाल। खाली है दफ्तर, खाली है कुर्सियां, फाइलों में सोई हजारों नौकरियां, कागज कहे 54,000, हकीकत बोले 80,000। माँ की दुआएं रोज जगती है, बाप की आंखें चुपचाप थकती है, उम्र ढल रही सपने जवान, अब सुन लो साहब हिंदुस्तान। आलोक राज जी एक नजर कर दो, पोस्ट बढ़ा के 70,000 कर दो, मेरिट थोड़ी कम रहम रख लो,
शादी का सपना सहेजे, कोई बाप कर्ज का बोझ न ढोए। घर में सवाल, आंखों में डर, कब आएगी नौकरी हर पहर। न सिफारिश है न कोई जान पहचान, बस किताबें और टूटा स्वाभिमान। सरकारी नौकरी छोटा सा नाम, पर उसी में छुपा पूरा अरमान। आलोक राज जी फैसला कर दो, खाली पदों को आज ही भर दो। मेरिट थोड़ी कम इंसाफ करो, बेबस उम्मीदों का हिसाब करो। हम बोझ नहीं है, हम ताकत है, हमसे ही तो ये व्यवस्था है। काम मिल जाए तो देश चले, हमसे ही हर दफ्तर संभले। भीख नहीं मांगते, हक चाहते हैं, मेहनत की बस कदर चाहते हैं। जो पढ़ खाली वो भर दो आज, यही सच्चा होगा समाज कल्याण। चतुर्थ श्रेणी नाम भले छोड़ो, पर बिना इसके सिस्टम है टूटा। एक मौका दे दो, जीवन संवर जाए, हर घर में फिर से खुशियां लौट आए। आलोक राज जी सुन लो पुकार, पोस्ट बढ़ा दो 70,000। मेरिट थोड़ी कम